हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास, क्लास 10th का है, जिसका हम चैप्टर कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। अभी तक हमने देखा कि गांधी जी ने किस प्रकार असहयोग आंदोलन किया, लोगों ने इसमें भाग लिया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उसके बाद लोगों ने उसको कैसे लिया, किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारतीयों के अंदर जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, यानी भारतीयों के अंदर आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपती है, किस प्रकार वो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए तैयार होते हैं। यानी आज हम पढ़ेंगे कि सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे भारतीयों के अंदर पैदा हो जाता है। आप सबको पता है भारत विभिन्नताओं का देश है, इसके अंदर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के, धर्मों के, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। और यह उस समय की बात है जब इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, यानी उनको कोई एक साझा भाषा भी नहीं आती थी। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है, किसी भी देश में, जब वो एक ही राष्ट्र के निवासी हो या उनका कोई एक पहचान हो, यानी उस समय एक साझा भाषा या कोई एक साझा पहचान होनी जरूरी थी। तब भारतीयों के लिए कौन सी एक साझा बात हुई कि उनके अंदर सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा हुई। उस समय ब्रिटिश का राज था, तब सब गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे और उन अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने की जो एक साझा बात, या फिर हम कहेंगे कि गुलामी से छुटकारा पाने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में जब सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तब लोग आपस में पास आने लगे। एक तो इस वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। और कारण क्या था, इसके अंदर सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। यानी सांस्कृतिक कारण क्या, इतिहास के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगती है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि आप कोई देशभक्ति गीत सुन रहे हैं, उस देशभक्ति गीत के अंदर क्या है कि जब आप उस गीत को सुनते हैं तब क्या होता है, आपका खून खौलने लग जाता है। यदि आप कोई कथा सुन रहे हैं या आप किसी देशभक्त के बारे में सुन रहे हैं, तब आप उसके बारे में सुनकर किस प्रकार उसने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया या किस प्रकार उसने क्रांतियां की, तब भी आपका खून खौलने लगता है। यानी ये क्या चीज़ है, राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर आने लगती है। रीजन क्या, आप कथाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगती है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक विभिन्न तत्व कौन कौन से थे। यानी सबसे पहला तत्व क्या है हमारा, राष्ट्र के चित्र और उनका स्तुतिकरण। अब राष्ट्र का चित्र क्या था, उस समय भारत माता का एक चित्र बनाया गया, भारत माता को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या दिखाया गया कि भारत माता हमारी के गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है और हमें इनको आजाद करवाना है। जो लोगों के अंदर उनको देखकर राष्ट्रवाद की भावना पनपनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता का चित्र बनाया। इन्होंने इस चित्र भारत माता के लिए एक गीत लिखा, वंदे मातरम। यह गीत जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस समय बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा रूप में गाया गया। इस गीत को बाद में जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ, उसके अंदर शामिल किया गया। फिर जो भारत माता का चित्र है, अब उसके बाद राष्ट्रवादियों ने भारत माता का चित्र अनेक तरह से प्रस्तुत करने लगे, यानी अलग अलग ढंग से भारत माता का चित्र प्रस्तुत करने लगे। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। इन्होंने भारत माता का चित्र एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया भारत माता को, और शांत, गंभीर, दैवी व आध्यात्मिक गुण युक्त ये भारत माता को दिखाते हैं। उसके बाद
बाद अनेक राष्ट्रवादियों ने भारत माता के अनेक चित्र प्रस्तुत किए, उनका स्तुतिकरण किया, लोगों के सामने उन चित्रों को लेकर जाते, जहां भी आंदोलन होते उन चित्रों को सामने रखते। हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है और हमें इनको मुक्त करवाना है। लोगों के अंदर अपने देश को आज़ाद कराने की भावना पनपने लगती है, वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे चिन्ह या प्रतीक। चिन्ह या प्रतीक क्या, यानी कोई भी एक देश, किसी भी एक देश की सामूहिक पहचान क्या होती है, उसका कोई प्रतीक होता है, उसका कोई चिन्ह होता है। तब भारत का तो कोई एक सामूहिक पहचान थी नहीं, भारत तो अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था उस समय। तब एक प्रतीक क्या, तिरंगा झंडा। उस समय जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तब एक तिरंगा झंडा बनाया गया। तिरंगा यानी 3 रंगों का एक झंडा बनाया गया। इसके अंदर पीला, हरा और लाल रंग शामिल थे। इसके अंदर 8 कमल के फूल भी दर्शाए गए। कमल के फूल किसी पार्टी के लिए नहीं थे कि बीजेपी पार्टी के लिए या आप कह लीजिए कांग्रेस पार्टी के लिए, किसी और पार्टी के लिए। कमल के फूल क्या थे उस समय? उस समय हमारा देश 8 प्रांतों में जो विभाजित था, उन 8 प्रांतों का प्रतीक थे 8 कमल के फूल। और एक क्या दिखाया गया था, अर्धचंद्र दिखाया गया था। अर्धचंद्र मुसलमानों और जो हिंदुओं का प्रतीक माना गया था। ये था जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में चल रहा था, उनके द्वारा बनाया गया तिरंगा झंडा। उसके बाद गांधी जी ने भी एक तिरंगा झंडा बनाया जिसका रंग था सफेद, हरा व लाल। इन्होंने क्या किया, जो उस झंडे के अंदर गांधीवादी प्रतीक चरखा था उसको रखा। स्वराज के लिए यह झंडा बनाया गया था। इन झंडों का प्रयोग करने का मतलब क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना या अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत इन झंडों को माना गया। यानी जो आंदोलन, जो क्रांतिकारी इन झंडों को लेकर चलता था, मतलब क्या था, वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़ा है। ये थे हमारे चिन्ह या प्रतीक। उसके बाद हमारी आ जाती हैं लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने का आंदोलन। यानी क्या, 19वीं सदी में भाटों व चारणों के द्वारा, जो भाट थे या जो चारण थे, उनके द्वारा लोक कथाओं का संग्रह किया गया। वो गांव-गांव में घूमने लगे इन कथाओं को गाते हुए। वो हर घर में, हर गली में घूमते थे। वो क्या, ये कथाएं किस चीज की थी? लोक कथाएं ये भारतीय संस्कृति थी। जो भारतीय संस्कृति जिसके ऊपर अब धूल पड़ चुकी थी, अंग्रेजी शासन का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ चुका था, उस संस्कृति को दोबारा से जागृत करने की ये कथाएं थी। ये मानते थे कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो हमें कहां से पता चल रही हैं, वो हमें इन लोक कथाओं के माध्यम से पता चल रही है। जब ये लोग थे जो लोक कथाओं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर रहे थे, ये गांव-गांव जाते थे, गली-गली जाते थे, हर जगह जाते थे और लोक कथाएं लोगों को सुनाते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर सामूहिक एकता का भाव पनपता था। उनको लगता था कि नहीं, हमारी संस्कृति महान संस्कृति है, भारत की संस्कृति एक महान संस्कृति है जिसके ऊपर अंग्रेजी शासन ने आधिपत्य कर रखा है, या अंग्रेजी शासन की गुलामी से हमारी संस्कृति जकड़ी हुई है, इसको हमें मुक्त करवाना है इन लोक कथाओं के माध्यम से। ऐसा विचार लोगों के अंदर आने लगा। इन लोक कथाओं में बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इन लोक कथाओं आंदोलन का नेतृत्व किया। और कौन थे? मद्रास में नटेशा शास्त्री ने दी फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया में जो तमिल लोक कथाएं थी उनको 4 भागों में विभाजित किया। ये भी क्या कहते थे कि जो ये लोक कथाएं हैं हमारी परंपरा का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इन लोक कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारा प्राचीन साहित्य कैसा था, इन लोक कथाओं के माध्यम से पता चलता है। उसके बाद आ जाता है इतिहास की पुनर्व्याख्या। जो लोग राष्ट्रवादी थे उनको लगा कि अब हमें अपना इतिहास एक नए तरीके से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमें क्या बता रहे थे कि जो भारतीय हैं वो आदिम हैं,
यानी वो बुद्धिहीन है, वो उनके अंदर शासन करने की क्षमता नहीं है, ना तो स्वयं को अपने आप को वो विकसित कर पाएंगे और ना ही अपने देश का विकास कर पाएंगे। यानी हम यहाँ आए हैं ताकि भारतीयों का आधुनिकीकरण कर सकें, भारतीयों को जो आधुनिक पद्धति है, आधुनिक तरीके से शासन चलाना है, वो हम भारतीयों को सिखा सकें। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि भारतीयों का शासन हम कर सकें, क्योंकि भारतीयों के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो शासन कर सके या स्वयं का विकास कर सके, देश का विकास कर सके। ऐसा अंग्रेज भारतीयों को बताते थे कि उनका इतिहास जीरो है, भारत का ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि जो अच्छे से शासन कर सके, देश का विकास कर सके। तब राष्ट्रवादियों को लगा कि अब भारत के इतिहास की पुनर्व्याख्या करनी जरूरी है। उन्होंने जब भारत का इतिहास उठाया, उन्होंने जब लोगों को वो इतिहास बताया जिस समय भारत में चाहे वो राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर या किसी भी अन्य प्रकार से भारत विश्व में सबसे अधिक विकसित था। भारत के अंदर इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं कि वह किसी भी जो अन्य देश है उसे लोहा मनवा सकते थे, इतने बलशाली योद्धा हुए हैं। भारत ने पूरे विश्व को प्रकाशित किया है, एक रास्ता दिखाया है भारत ने। भारत के अंदर शक्तिशाली राजा हुए, भारत ने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया, ऐसा उन्होंने बताया। जब लोगों को पता चला कि हमारा इतिहास इतना महान है, भारत में जो इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं और भारत एक प्रकाश पुंज की भांति पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला है, तब उन्हें अपने देश पर गौरव महसूस हुआ। उनको लगा कि हमारा बुरा वक्त तो उस समय आरंभ हुआ जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन अंग्रेजों से स्वयं को मुक्त करवाना है। और भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और उग्र रूप ले लेती है जब उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी भारत की धारणाएं, यानी अंग्रेज जैसे भारत को क्या कहते थे, ये आदिम है, बुद्धिहीन है, वो सब टूट जाती हैं भारत के इतिहास की पुनर्व्याख्या से। इस प्रकार भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है। आपके पास ये प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे, तब आप इन सब को लिख सकते हैं। साथ में क्या लिख सकते हैं आप कि जब अंग्रेज भारत में आए, भारतीयों का उन्होंने आर्थिक शोषण किया, जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी फैल गई, असंतोष फैल गया और भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। अंग्रेजों ने भारत में डाक तार व्यवस्था स्थापित की अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन इसकी वजह से भी क्या हुआ, जो भारत के लोग थे आपस में एक दूसरे से संपर्क बनाने में एक कामयाब हुए और एक दूसरे के पास आए, उनके अंदर सामूहिक एकता पैदा हुई। अंग्रेजी भाषा, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी भाषा शुरू की अपने फायदे के लिए, ताकि उनको सस्ते क्लर्क मिल सकें, ताकि उनको वो भारतीय मिल सके जो जिनको अंग्रेजी भी आ सकती हो, जिनको अपनी भाषा दूसरी भाषा भी आ सकती हो या हिंदी भाषा भी आ सकती हो। ऐसा करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा शुरू की थी। लेकिन इस अंग्रेजी भाषा का उनको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, भारतीयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि भारतीयों को एक साझी भाषा मिल गई। उनको पता चल लगा कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो दूसरा भारतीय भी यही महसूस कर रहा है कि इन अंग्रेजों से स्वयं को हमें आज़ाद करवाना है। यानी उनके विचार आपस में जब मिलने लगे, वो अपने विचारों का आदान प्रदान इस भाषा के माध्यम से करने लगे, तब वो एक दूसरे के पास आने लगे। उन्होंने जैसे रेल की व्यवस्था शुरू की, एक दूसरे के पास बैठकर सफ़र करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, भारत को अंग्रेजों से कैसे आज़ाद करवाना है, इन सब के ऊपर चर्चाएं करते थे। तब धीरे धीरे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप जाती है। समाचार पत्र उस समय लिखे गए, अनेक राष्ट्रवादियों ने अनेक पत्रिकाएं लिखी। इन पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के विचार अन्य लोगों तक पहुंचने लगे। तब उन लोगों के अंदर लगा कि हमें अपने भारत को आज़ाद करवाना है और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना धीरे 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 पैदा होने लग जाती है। अब जो गांधी जी ने जैसे असहयोग आंदोलन शुरू किया था,
उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। हम पढ़ेंगे गांधी जी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। अब गांधी जी अंग्रेजों को क्या कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, भारत को छोड़ दो। यह आंदोलन जब क्रिप्स मिशन भारत में आया उसकी असफलता के बाद और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके प्रभाव के कारण उस समय अंग्रेज भारतीयों को कह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना है। तब भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और भड़क जाता है और फिर वार्धा में जो कांग्रेस सम्मेलन होता है 14 जुलाई 1942 को, कार्य समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया और कहा कि अब अंग्रेज भारत को छोड़ दो। इस आंदोलन में अनेक हड़तालें हुई, राष्ट्रीय गीत गाए गए, जुलूस निकाले गए, अनेक नारे दिए गए। इस आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब क्योंकि भारतीयों के अंदर इस समय तक राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरह से पनप चुकी थी, अब वो अंग्रेजों से बहुत तंग आ चुके थे। अब वो चाहते थे कि बस अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और उनका देश उनको सौंप दे। अंग्रेजों ने वही जो हर बार करते हैं, क्या किया, अब अंग्रेजों ने बहुत बल के साथ क्या किया, प्रतिक्रिया कर 1 वर्ष के अंदर ही इस आंदोलन को दबा दिया। बेशक उस समय उस आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन जो उनके दिलों में, भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी भड़क रही थी, उसको वो दबा ना पाए। और उसके बाद भारतीयों ने पूरी कोशिश के साथ, जैसे 1942 में आंदोलन शुरू हुआ था, 1943 तक ये दबा दिया गया था और उसके कुछ ही समय बाद 1947 में भारत को आज़ाद करवा लिया गया। ये आज़ादी कोई एक दिन में नहीं मिल जाती। आज़ादी के लिए जब लोग एक दूसरे के पास आए, उनके अंदर सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा हुआ और राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, अनेक क्रांतियां हुई, अनेक आंदोलन हुए, अनेक शहीद हुए, तब जाकर भारत को आज़ादी मिल जाती है। आपका चैप्टर ये यहीं पर समाप्त होता है। एनसीईआरटी में ये इतना ही दे रखा है। बाकी यदि आपके पास इससे अलावा कोई और टॉपिक हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा उसको। ये आपकी बुक में यहाँ तक ही ये चैप्टर दिया हुआ है। ये आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।